पशुपतिनाथ पारस अब क्या करेंगे? कल जब एनडीए के सीटों का ऐलान हुआ, बिहार एनडीए के सीटों का, तो पारस गुट को कुछ नहीं मिला। लिहाजा आज उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया। आगे क्या करेंगे इसके बारे में फिलहाल उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन एक बात जरूर है कि चुनाव से पहले ही अपने भतीजे यानी चिराग पासवान से एनडीए की लड़ाई में चाचा हार गए हैं। अब बताया जा रहा है कि वो आरजेडी यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन से संपर्क में है। महागठबंधन से उन्हें कुछ सीटों का ऑफर भी मिला है, लेकिन आगे वो क्या करेंगे इसके बारे में अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि अभी तक की स्थिति के मुताबिक पशुपतिनाथ पारस का एनडीए से पत्ता साफ हो गया है। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने आज अपनी ही पार्टी जेएमएम से इस्तीफा दे दिया और फिर अपनी दोनों बेटियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई थी। काफी लंबे समय से सीता सोरेन अपनी ही पार्टी से नाराज चल रही थी। जिस वक्त हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी, उस वक्त भी सीता सोरेन काफी नाराज हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि हेमंत सोरेन के बाद उनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। और उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया और जब कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें भी सीता सोरेन को जगह नहीं मिली। सीता सोरेन चाहती थी कि दुमका लोकसभा क्षेत्र से उनकी बेटी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हेमंत सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद वो नाराज होकर अपनी ही पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी दोनों बेटियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। संभवतः अब जल्द ही वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। बातचीत का जो सिलसिला था वो अब थम जाएगा, क्योंकि बातचीत काफ़ी दिनों से चल रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि एक सीट साउथ मुंबई से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को मिल सकती है। हालांकि 2 सीट राज ठाकरे चाह रहे थे, एक साउथ मुंबई की सीट और दूसरा नासिक की सीट। ऐसे में बातचीत जो अंदर से खबर आ रही है, बातचीत सफल रही है और राज ठाकरे सहमत हो चुके हैं। अब आधिकारिक घोषणा जल्द ही इस पूरे मामले में हो जाएगी। वहीं राज ठाकरे के एनडीए में आने से कहीं न कहीं बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और बीजेपी दावा कर रही है तकरीबन 45 सीटें वो ज़रूर जीतेंगे। कैमरामैन रफ़ी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। होने वाले लोकसभा 2024 के आम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर कांग्रेस कार्य समिति ने मुहर लगा दी है। अब बहुत जल्द ही कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर सकेगा। 3 घंटे की मैराथन बैठक में कांग्रेस ने 5 कैटेगरी में 25 गारंटियों पर अपनी मुहर लगाई है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी ने हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय और श्रमिक न्याय के तहत 25 गारंटियों पर अपनी सहमति जताई है, जिसमें जातीय जनगणना कांग्रेस के घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण तौर पर होगा। आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी अहम बैठक होने वाली है, जिसमें पहले चरण में 103 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आज अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 12 राज्यों पर मंथन होना है और जिसके बाद कांग्रेस की दूसरी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब से थोड़ी देर बाद ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार में विस्तार होने जा रहा है और इसके लिए औपचारिक तौर पर जो पत्र है वो भी जारी कर दिया गया है। और वहीं पर जिन नामों की इस समय चर्चा चल रही है उसमें अभय यादव का नाम है, संजय सिंह का नाम है, सीमा त्रिखा का नाम है, वहीं पर सुभाष सुधा का भी नाम है और इसके साथ साथ लक्ष्मण नापा के नामों की चर्चा चल रही है। वहीं पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के इस समारोह में आने को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बेशक आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में रोड शो किया, लेकिन अनिल विज से नहीं मिले। बेशक आज
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी हरियाणा दौरा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में अनिल विज को जगह मिलती है या नहीं मिलती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है और सबसे ज़्यादा पेच फंसा है भाकपा माले की तरफ से। भाकपा माले 8 सीटों की डिमांड कर रही थी, हालांकि 5 सीटों पर सहमति बनी है, लेकिन उसमें भी 3 सीट ऐसे हैं जिसको लेकर कांग्रेस और भाकपा माले के बीच ठन गई है। कांग्रेस चाहती है कि कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय की सीट उसे मिले, जबकि भाकपा माले ने पूर्व में ही इस पर अपना दावा पेश कर चुका है। अब ऐसे में फैसला लेना है आरजेडी और कांग्रेस की होने वाली बैठक में, जिसमें यह तय होगा कि क्या भाकपा माले को वो सीटें मिलेंगे या फिर उससे दूसरे जगह पे सीटों को देकर संतुष्टि प्रदान की जाएगी। लेकिन इससे पहले एक बड़ा मामला सामने आया है, वो ये कि न सिर्फ भाकपा माले बल्कि गठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी अपना दावा मजबूत किया। उनका कहना है कि सिर्फ 2 सीटें से उनका काम नहीं चलेगा, कम से कम उन्हें 6 सीटें चाहिए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन की बैठक में क्या फैसला हो सकता है। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। राजनीति से कोसों दूर रहने वाले उप मुख्यमंत्री अजित पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार अब अजित पवार के विरोध में खुलकर सामने बोलने लगे हैं। कल बारामती के उनके पुश्तैनी गांव काटेवाड़ी में गांव वालों से बात करते हुए वहां पर श्रीनिवास पवार ने कहा कि शरद पवार ने भतीजे अजित पवार को 25 साल मंत्री और 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी अजित पवार कहते हैं कि चाचा ने मेरे लिए क्या किया। शरद पवार की उम्र हो चुकी है और उनसे अब कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। ये देखकर अब अजित पवार ने अपना पार्टी और दल बदल लिया है और उनके जैसा नालायक आदमी कोई नहीं। फिलहाल श्रीनिवास पवार ने कहा कि मेरे चाचा शरद पवार की उम्र 83 साल हो चुकी है और ऐसे में मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा और उनके साथ डटा रहूंगा। श्रीनिवास पवार के बयान के बाद बारामती की लड़ाई और भी रंगीन हो चुकी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कमलनाथ के गढ़ यानी छिंदवाड़ा को भेजने की जिम्मेदारी मिली है कैलाश विजयवर्गीय को। छिंदवाड़ा में 3 दिन के दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं और ये दौरा काफ़ी अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि छिंदवाड़ा एकमात्र वो सीट है जिसपे बीते 44 साल से सिर्फ एक लोकसभा के उपचुनाव को छोड़ दी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है, यानी कमलनाथ का। कमलनाथ 9 बार से सांसद हैं। इस वक्त उनके बेटे नकुलनाथ इकलौते कांग्रेस से सांसद हैं मध्य प्रदेश में और इसी वजह से जब कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मिशन 29 की शुरुआत छिंदवाड़ा से होगी और ये भी आरोप लगाया उन्होंने कि कांग्रेस में लगातार जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की बेहद कमी है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की महम जो भूमिका है छिंदवाड़ा में यही है कि उन्हें छिंदवाड़ा की जीत बीजेपी के खाते में करनी है और छिंदवाड़ा एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। सरकार बनने के बाद से ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर यह आरोप लगते रहे कि वे पर्ची वाली सरकार चला रहे हैं और रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने संगठनात्मक कार्य कुशलता का परिचय देना उन्होंने लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन कई जगह पार्टी के ही नाराज विधायक और कई छोटे दलों के प्रत्याशी ताल ठोकने को तैयार थे बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने। ऐसे में भजनलाल शर्मा ने इन सबको अपने घर पे बुलाया, उनसे बातचीत की, उनसे समझाइश की और अब ये सभी चुनाव मैदान से हटने को तैयार हो। संगठनात्मक कार्य कुशलता में उनका कोई सानी नहीं है और यही कारण है कि बीजेपी ने संगठन के अपने इस मजबूत चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए भी चुना था और अब यही देखना होगा कि बीजेपी की आने वाली लिस्ट के बाद किस तरह से भजनलाल शर्मा पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करते हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार बहुजन समाज पार्टी में सेंधमारी में जुटी हुई है। हाल ही में अंबेडकर नगर से सांसद रहे रितेश पांडे के बीजेपी में शामिल होने के बाद बहुजन समाज पार्टी के तमाम कद्दावर नेता एक एक करके बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। लालगंज सुरक्षित सीट से संगीता आजाद के बाद निर्भया और हाथरस कांड की प्रमुख अधिवक्ता और बीएसपी की नेता सीमा कुशवाहा ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी बीएसपी को एक एक करके झटका देने के लिए अपने तमाम प्रमुख नेताओं को इस मिशन में लगाए हुए है कि बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने में जो भी बड़े और जनाधार वाले नेता बीजेपी के साथ आ सकते हैं उनको पार्टी में पूरे सम्मान के साथ शामिल करवाया जाए। इसके अलावा बसपा सांसद
अफजाल अंसारी भी पहले ही सपा में शामिल हो चुके हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी लगातार दूसरे दलों के जनाधार वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करवाकर बीजेपी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात में बड़ी सियासी हलचल। कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार ने लिया नाम वापस, तो वहीं बीजेपी के विधायक ने दिया इस्तीफा। गुजरात की वडोदरा सीट पर बीजेपी का आंतरिक कलह बार बार सामने आ रहा है। ज्योति पंड्या के बाद अब फिलहाल वडोदरा में सावली से बीजेपी विधायक केतन इनामदार ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने देर रात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को इस्तीफा मेल कर दिया, जिसमें महज 2 लाइन लिखी थी कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा का आवाज सुनते हुए इस्तीफे का फैसला किया है। केतन इनामदार के इस्तीफे में से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो केतन के इस्तीफे के पीछे की वजह बीजेपी से कांग्रेस में आए कुलदीप राहुल को शीर्ष नेतृत्व द्वारा ज्यादा तवज्जो देना है। कुलदीप राहुल कांग्रेस से केतन के सामने विधायकी लड़ाई से चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें अहम जिम्मेदारी दिए जाने के कारण केतन ने नाराजगी की। यहाँ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रंजन भट्ट का नाम बड़ोदरा से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर तय होने के बाद राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष ज्योति पंड्या ने खुलकर बगावत की थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें सभी पदों से और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। ऐसे में अब चुनावी समर में दोनों ही पार्टियां मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रही है। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस गांधी परिवार के सदस्यों को ही उम्मीदवार बनाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने चिंता जाहिर की है। खबर है कि समाजवादी पार्टी अपनी सहयोगी कांग्रेस पर इस बात को लेकर दबाव बना रही है कि उत्तर प्रदेश में अपने हिस्से की सभी 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार जल्द से जल्द घोषित करे। साथ ही अमेठी और रायबरेली को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने चिंता जाहिर की है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मांग की है कि वो अमेठी और रायबरेली सीट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही मैदान में उतारे। दरअसल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती कि कांग्रेस जल्द से जल्द अपने उम्मीदवार घोषित करे, ताकि उन सीटों पर भी प्रचार का काम शुरू किया जा सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। सालों के भीतर यहाँ कश्मीर घाटी के 4 अलगाववादी संगठनों को बैन कर दिया गया था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह के भीतर इसमें दोबारा से तेजी देखी जा रही है और गृह मंत्रालय द्वारा कश्मीर घाटी के और 5 अलगाववादी संगठनों को यहाँ पर बैन कर दिया गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर जो बड़े अलगाववादी नेता हालांकि अभी जेल में है, जैसे यासीन मलिक का जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो, नईम खान की नेशनल फ्रंट हो, ये सारे यहाँ पर पिछले 1 सप्ताह के दौरान बैन कर दिए गए। और ख़ासतौर पर तब जब कश्मीर घाटी में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले यहाँ पर गृह मंत्रालय एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है और जो अलगाववादी संगठन है उन पर एक के बाद एक बैन लगाई जा रही है, ताकि कश्मीर घाटी के अंदर पूरी तरह से मिलिटेंसी के साथ साथ अलगाववाद पर भी नकेल कसी जाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रशासनिक फेरबदल करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को उनके पद से हटा दिया गया है। शाम 5 बजे तक प्रशासन को नई नियुक्ति की सूचना आयोग को देनी है। इसके साथ ही आयोग ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को भी हटाने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने इकबाल सिंह चहल को 2 बार हटाने का निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से 3 साल का मानदंड लागू नहीं करने का अनुरोध किया था। लेकिन राज्य सरकार की इस मांग को दूसरी बार खारिज करते हुए आखिरकार चुनाव आयोग ने इकबाल सिंह चहल को उनके पद से हटा दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ठाणे, नवी मुंबई और पनवेल के महानगर पालिका के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त जिनके 3 साल कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं, उनको भी हटाने का आदेश दिया है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक के कविता के साथ कहा जा रहा है कि शराब नीति में उनकी कहीं न कहीं संलिप्तता है और इसी को देखते हुए हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ जाएं। के कविता को हिरासत में ले रखा गया है, उनके साथ लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी बीच ईडी की टीम ने बयान जारी किया है। इसमें
एजेंसी ने शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दावा किया है कि कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव किया है। हालांकि जिस तरीके से यह बयान आया है उसको लेकर के अभी आम आदमी पार्टी लगातार ही सवाल उठा रही है कि ये जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दिल्ली शराब नीति केस में अब तक 16 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में जिस तरीके से कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को लेकर हमेशा सियासत गर्म रहती है और शायद यही वजह है कि राजनीतिक दल इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, विधानसभा, लोकसभा चुनावों से पहले कैसे इन तमाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे और उनको समझाए कि हम उनके हितैषी हैं। दिल्ली सरकार शहर की अनाधिकृत कॉलोनियों को विकसित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने पर काम शुरू कर चुकी है। सरकार ने 4 चीजों पर अलग अलग विभागों से रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट कूड़े के निपटारे का हाल, सड़कों की स्थिति, बोरवेल का प्रकार और नालियों की दशा को लेकर मांगी गई है। दिल्ली सरकार ने इन सब चीजों की जानकारी अलग अलग एजेंसियों से जुटाना शुरू कर दिया है। इसमें दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग समेत कई विभाग शामिल हैं। सरकारी जानकारी मिलने के बाद अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए पुनः विकास पर फिर से जोर दिया जाएगा। सबसे पहले इस काम की शुरुआत संगम विहार से होगी। कैमरा पर्सन नितिन के साथ करोड़ सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा यानी TR3 को देने वाले लाखों परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। एक तरफ जहां 15 मार्च को ही इस परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है, 275 से ज़्यादा लोगों को इसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है और आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी रिपोर्ट BPSC और सरकार को दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ BPSC इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहा है, जिसके आधार पर परीक्षा को रद्द किया जाए और जिसके आधार पर यह साबित होता है कि परीक्षा के पूर्व ये प्रश्न पत्र लीक हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच में पाया है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि सिपाही भर्ती परीक्षा सहित यूपी और उड़ीसा में हुई पेपर भर्ती लीक परीक्षा का जो मास्टरमाइंड था विनोद जायसवाल वही है और उसी के गिरोह ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। छात्र आंदोलन के पे उतर आए हैं और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ABVP के सहित तमाम छात्र संगठन ने इसके विरोध में मार्च निकाला है और BPSC अध्यक्ष का पुतला दहन किया है। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। सांपों के जहर की तस्करी और रेप पार्टी के आरोप में फंसे एल्विस यादव की जमानत पर सुनवाई आज गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत में चल रही है। दरअसल 2 दिन पहले नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को सांपों की जहर तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। तभी से एल्विस यादव गौतम बुद्ध नगर जिले की लूकसर जेल में बंद है। मेनका गांधी की संस्था PFA ने एक ट्रैप लगाकर ये जानकारी जुटाई थी कि एल्विस यादव अपने साथियों के साथ मिलकर स्नेक वेनम और सांपों की तस्करी करते हैं। इसी पर PFA ने नोएडा पुलिस के साथ मिलकर के 5 सपेरों और 9 सांपों के साथ 20 ml के जहर के साथ नवंबर महीने में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी मामले में एल्विस यादव का नाम भी तेजी से उभर करके आया था। उसके बाद नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव से कई दौर की पूछताछ की, जिसमें पता चला कि इस पूरे मामले का सरगना एल्विस यादव है। फिलहाल एल्विस यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई चल रही है। उसको अभी जेल में रहना होगा या मिलेगी बेल, इस पर फैसला अभी आना बाकी है। कैमरा पर्सन हरविंदर सिंह ढिल्लन के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।